Assalamu alaikum students, Sidratul Muntaha here, and today's our topic is connective tissue. Students, previous chapter के अंदर लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, बट आज हम स्टडी करेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट बेसिक टाइप होती है। ठीक है, मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका नेम हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है दैट जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कनेक्शन का। मीन टू से दैट ये जो हमारी जितनी भी हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स टिश्यूज़ हैं, इनके दरम्यान में जो कनेक्शन होता है वो किसके ज़रिए होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अबाउट ये बाइंड भी करते हैं हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को, और ये सेपरेट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कभी इस तरह से हो जाता है कि जो सेल्स होते हैं उनको बाइंड करके रखना पड़ता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारे सेल्स को बाइंड करके रखते हैं। कभी इस तरह से होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू उनको सेपरेट भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके अंदर देखा जाता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे रिमेंबर करें अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, तो हमने स्टडी किया था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, दीज आर स्कैटर्ड। ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कहाँ बिखरे हुए होते हैं, ये पूरा जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि मीन हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल का, इनके जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ये स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट की, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, ये बुक के अंदर गिवन नहीं है आपके पास। जो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक है 9th क्लास बायोलॉजी, इसके अंदर गिवन नहीं है, बट ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द फाइब्रस टिश्यू, सेकेंड इज़ द ग्राउंड, एंड थर्ड वन इज़ द सेल। जो फर्स्ट होते हैं फाइबर टिश्यू, दे आर फर्दर कंपोज होते हैं दो तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट इज़ द इलास्टिक एंड ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, कोलाजन। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, दूसरे होते हैं कोलाजन। इस तरह से ये मिलकर कंपोज होते हैं। मीन टू से दैट जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके 3 मेन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, फाइबर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं ग्राउंड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स की तरफ कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अगर अब हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की, विच इज़ एडिपोज टिश्यू। ठीक है, क्या है, एडिपोज टिश्यू है कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अराउंड द किडनी होते हैं, अंडर द स्किन होते हैं, और थर्ड वन इज़ ये हमारी एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एडिपोज टिश्यू को देखें तो ये नाम से जाहिर कर रहा है क्या, फैट्स, क्योंकि हम जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इनको हम मोस्टली जो होते हैं ये नोन होते हैं फैट्स के तौर पर कि इसके अंदर फैट स्टोरेज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो एडिपोज टिश्यू है ये इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसकी और ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं, लाइक कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो होती है ऐसी बोन, ऐसी हड्डी होती है एक तरह की, मतलब कि जो हड्डी नहीं होती। मीन टू से दैट कि जिसको हम बोलते हैं ना चबनी हड्डी, यानी कि वो हड्डी होती है बट वो नरम होती है। ठीक है, उसके अंदर नरम गोश्त होता है, मतलब वो एक हड्डी भी होती है लेकिन वो नरम नरम होती है। ठीक है, जिस तरह की अगर हम बात करते हैं इसको हम उर्दू में कहते हैं चबनी हड्डी। अब ये कहाँ होती है, अगर हम बात करें जो बोन्स होते हैं, बोन्स के एंड के ऊपर ये पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर अब हम चिकन खाते हैं, चिकन के अंदर लेग पीस होता है। ओके, लेग पीस को जब हम खा लेते हैं तो उसकी जो लास्ट में बोन बचते है, तो अगर हम उसका कॉर्नर देखें, एंड देखें, तो वहाँ पे एक वाइट सी एक बोन प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वो कार्टिलेज होता है, यानी कि वो चबनी हड्डी होती है, कि वो हड्डी के लास्ट के ऊपर होती है, और हड्डी के ऊपर तो लगी होती है लेकिन वो एक तरह से हड्डी नहीं होती, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। ठीक है, और खाने में भी मज़ेदार होती है। नेक्स्ट ये हमारा एक्सटर्नल एयर इधर प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज जो होते हैं नोज़ में होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं ना ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है इसकी मेन जो फंक्शन क्या होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एनर्जी, इनका जो मोस्ट बेसिक फंक्शन होता है इनका वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड वन कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं।
स्टूडेंट ये इसकी डायग्राम्स देखते हैं, डायग्राम्स की तरफ देखते हैं। तो हमने बात की है जिस तरह के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी एग्जांपल के अंदर एडिपोज टिश्यू है, ब्लड में होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज, बोन, तो ये सारी क्या है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे शो कर दी गई हैं कनेक्टिव टिश्यू की। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके जो टिश्यू होते हैं वो एनिमल्स में होता है, क्योंकि जो हम टिश्यू स्टडी कर रहे हैं ये हम स्टडी कर रहे हैं टिश्यूज़ इन एनिमल्स की बात करें। नेक्स्ट फिर जो प्लांट्स में टिश्यूज़ होते हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मसल टिश्यू के। स्टूडेंट मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं। हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू जो थे वो बहुत ज़्यादा बेसिक टाइप थी, लेकिन जो मसल टिश्यू होते हैं ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट टाइप होती है, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो मसल टिश्यूज़ होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट का। इन्होंने मूवमेंट करनी होती है। हमारी जितनी भी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट जो होती है वो मसल टिश्यूज़ के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आर्म उठा रहे हैं, अपने हाथ उठा रहे हैं, तो हम मसल टिश्यूज़ के थ्रू उठा रहे हैं। हम चल रहे हैं तो वो भी मसल टिश्यूज़ की वजह से हो रही है, क्योंकि ये सारी मूवमेंट हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट टाइप होती है। और एज वी नो, जिस तरह हम जानते हैं कि अगर ऐसा पर्सन जो कि मूव नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो उसका मतलब उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है हम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा, और सबसे बड़ी नेमत हमारी सेहत है जो अल्लाह पाक ने हमें दी है। सो जो मसल टिश्यूज़ की तरफ चलते हैं, मसल टिश्यूज़ का मोस्ट बेसिक फंक्शन होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी को, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मसल टिश्यूज़ बनते किस तरह से हैं। जो मसल टिश्यूज़ होते हैं, दीज आर कंसिस्ट ऑफ द बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स। ये लॉन्ग सेल से मिलकर बनते हैं, बंडल ऑफ लॉन्ग सेल से मिलकर बनते हैं, जिसको हमने मसल फाइबर का नाम दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, मसल फाइबर्स का नाम दिया। अब जो मसल टिश्यू होते हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करना, ठीक है। एक तो मूवमेंट तो ये करते हैं, लेकिन जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसी मूवमेंट के दौरान क्या होती है, कंट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन भी होती है, ठीक। किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई भी हार्ड एक्सरसाइज, कोई मैन है वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, या वो कुछ अपलिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, कोई हैवी वेट उठा रहा है, 5 kg का शुगर उठा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उस इनके एक तरह से मसल टिश्यूज़ हैं वो मूवमेंट भी कर रहे हैं, आर्म्स को हिला भी रहे हैं, और जब वो उठा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन का जो होता है अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अब हम बात करें मसल टिश्यूज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ वन थिंग इन मसल टिश्यूज़ जो आपको रिमेंबर जो है करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपको याद करनी है, इंफॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मसल टिश्यूज़ होते हैं ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, ठीक है, बट ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स से। ये आपकी इंफॉर्मेशनल एक तरह से हो गई, ठीक है। ये स्टार्ट्स, मसल टिश्यू जो होते हैं स्टार्ट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से एंड इट डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मसल टिश्यू की टाइप्स की तरफ, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। इन 3 बेसिस के ऊपर, किसके ऊपर? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन की बेस के ऊपर जो मसल टिश्यूज़ हैं इनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। अब हम इसके फर्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं, विच इज़ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? स्केलेटल मसल्स वो ऐसे मसल्स जो कि अटैच होते हैं हमारी बोन्स के साथ, ठीक है। जो मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं इसको हम कहते हैं ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। ये जो मसल्स होते हैं ये सेट्रिएटेड होते हैं। सेट्रिएटेड मीन क्या होता है कि ये लंबी लंबी लाइंस होते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की पीछे भी मसल टिश्यू किस तरह मिलकर बनते हैं, वो बनते हैं बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, ठीक है, लंबे टिश्यूज से सेल से मिलकर बनते हैं। तो जो स्केलेटल मसल होते हैं वो भी सेट्रिएटेड होते हैं, मीन्स लंबी लंबी लाइंस होती हैं। बट क्या करने लग रहा है ये बता, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके न्यूक्लियाई की तरफ। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट मतलब मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा उनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। अब हम इसका फंक्शन देखें तो ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, यानी कि ये मूवमेंट ऑफ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। स्टूडेंट दिस इज़ द 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल एंड द यूरिनरी ब्लैडर। यह हम आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आप अपनी क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, 10th क्लास में स्टडी करेंगे, या फिर आप इसको स्टडी करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में। सो बस अभी आपको रिमेंबर रखना है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज़ दी ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, दीज आर नॉट सेट्रिएटेड, ये सेट्रिएटेड नहीं होते, ठीक है।
लेकिन इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कार्डियक मसल्स की तरफ। कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं इन दी वॉल ऑफ हार्ट की वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर हम कहते हैं देयर सेल्स, इनके सेल्स जो होते हैं ये भी सेट्रिएटेड होते हैं और इनके अंदर भी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, ये जो 3 टाइप्स हैं मसल्स की, फर्स्ट इज़ द स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल्स, ये मोस्टली जो है ना, ये इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कोई भी 2 देकर पूछ लेते हैं कि स्केलेटल मसल को एक्सप्लेन करें या फिर स्मूथ मसल्स को एक्सप्लेन करें। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस बनाते हैं स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का, एक छोटा सा डिफरेंस बनाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले अगर हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे मसल्स जो कि बोन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होते हैं इनका, जो हम इनका डिफरेंस इस तरह से बना लेते हैं कि स्केलेटल मसल के अंदर ये बताना है कि इनके अंदर न्यूक्लियाई कितने हैं, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, कि इसके अंदर जिस तरह के स्केलेटल मसल हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई रखते हैं और इनका फंक्शन होता है कि ये मूवमेंट ऑफ बोन्स करता है, जबकि स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन सेट्रिएटेड होते हैं और इनके अंदर सिर्फ 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनका वर्क होता है कि ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर वर्क करते हैं। थर्ड आ गया कि कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करते हैं कि ये सेट्रिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस रखते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्ट बीट। ठीक है, इसके अलावा इन 3 मसल्स के अंदर एक और चीज़ भी है स्टूडेंट, वो है इनका वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। अगर अब हम देखते हैं आपकी बुक के अंदर गिवन है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना वो वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मतलब ऐसे मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने स्केलेटल मसल्स के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट करना, बोन्स की मूवमेंट करना। बोन्स की मूवमेंट कब होती है, जब हम खुद हरकत करेंगे ना। फॉर एग्जांपल पेन पड़ा है टेबल के ऊपर, हमने पेन उठानी है। ठीक है, अगर हम वो पेन ना उठाएं तो हम मर तो नहीं जाएंगे ना, मतलब हमारे कंट्रोल में है ना कि हम पेन उठाएं या ना उठाएं टेबल से। नहीं उठाएंगे तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है, अगर उठाना चाहें तो ये भी हमारे अपने कंट्रोल में है। ठीक है, चलकर बाहर जाना हमारी अपनी मर्ज़ी है, या नहीं भी जाना, लेटे रहना वो भी हमारी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, यानी कि जो स्केलेटल मसल होते हैं ये हमारी वॉलेंट्री इन एक्शन है। ठीक है, हमारे अपने कंट्रोल में है। लेकिन जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स हैं, दीज आर नॉट आवर कंट्रोल, अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये अपना जो हमारे फंक्शंस हैं अंदर बॉडी है, वो जो मसल्स हैं ये खुद ब खुद फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह की हमने बात की थी कार्डियक मसल्स की, इनका काम होता है हार्ट बीट प्रोड्यूस करना। अब क्या कोई इंसान अपनी हार्ट बीट को रोक सकता है? क्या हम अपनी चलती हुई सांसों रोक सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा दिल धड़कना बंद कर दे? क्या ये हमारे इख्तियार में है? नहीं, दिस इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो ये क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री इन एक्शन। सो स्केलेटल मसल जो होते हैं ये वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं और जो स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स होते हैं दीज आर परफॉर्मिंग द इनवॉलेंट्री एक्शंस विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम्स की तरफ। हमने डायग्राम्स के अंदर ये बात की थी, मसल टिश्यूज़ की बात की थी कि ये जो होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, बंडल ऑफ लॉन्ग सेल से मिलकर बनते हैं। सो बंडल ऑफ लॉन्ग सेल से मिलकर बनते हैं। अगर हम इनके सेल्स की तरफ देखें तो ये सारे क्या हैं, सेट्रिएटेड है। ठीक है, इनके लेंथी हैं, लंबे लंबे हैं। ये स्केलेटल मसल के अंदर एक टिश्यू है, हम न्यूक्लाई है। ठीक है, ये भी लेंथी हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी डायग्राम्स हैं कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, सेट्रिएटेड होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू की अब हम बात करते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू होता है स्टूडेंट, ये जो होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। ये कंसिस्ट करते हैं 2 सिस्टम्स के ऊपर। फर्स्ट इज़ द CNS विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ द PNS विच इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, विच इज़ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड नेक्स्ट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम फिर फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ जो हमारा वर्क है वो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है स्टूडेंट्स। सो अब हम चलते हैं नर्वस टिश्यू की तरफ। जो नर्वस टिश्यू होते हैं स्टूडेंट, इनका काम होता है ट्रांसमिशन करना, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट ट्रांसफ़र करना, हमारी नेक्स्ट जो डिफरेंट किस्म के बॉडी पार्ट्स हैं उन तक उसको ट्रांसफ़र करना इन्फॉर्मेशन को। और ये इनका सेकंड फंक्शन होता है कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ना ये कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे दरमियान और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके दरमियान। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो हमारे जो ह्यूमंस है, हमारी जो ह्यूमंस की सर्वाइवल होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, नर्वस टिश्यू के ऊपर। ठीक है, डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर अब हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन है वो जंगल में खड़ा है, ठीक है, और उसने जो है ना वो जो है ना जंगल में खड़ा है और उसके सामने शेर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ शेर की क्या कर रहा है, आवाज़ सुन रहा है, ठीक है। उसके हेयर जो है वो वर्किंग में हैं, तो जो वो सुनेगा तो वो मैसेज उसके ब्रेन तक जाएगा कि यार ये एक शेर की आवाज़ है, लेकिन मुझे शेर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। तो वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन के पास जाएगा ना मैसेज, नर्वस जो ब्रेन के पास जाएगा, वहाँ से नर्वस हमारे जो सेल्स होंगे वो न्यूरॉन्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। हमारा ब्रेन हमें क्या कहेगा कि यार यहाँ से भागो, दौड़ो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जाएंगे और हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। इस तरह से जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे जो मैसेज होते हैं ये कहाँ लेकर जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो ये जो मैसेजेस हैं, जो ये जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ होते हैं, ये नर्व सेल से लिंक करती हैं, इनको हम नर्व सेल बोलते हैं और न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये जो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में करते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में करते हैं। फिर नर्व इम्पल्स जब आगे किस पाथवे से जाती हैं, वो नर्व पाथवे से जाते हैं, जिसको हमने रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। बट देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप ये 10th क्लास के अंदर रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स वे और नर्व पाथवे इनके बारे में डिटेल में जो है स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट ही देना था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर ईज़, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, नर्वस टिश्यू के अगर हम टाइप्स को देखें तो इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, जिसको फर्स्ट इज़ दी सेंसरी न्यूरॉन, फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज़ दी इंटर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज़ दी मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, अब ये जो टाइप्स है ना नर्वस टिश्यू की, आपको जो है वो क्या करनी है, लाजमी याद करनी है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं, मतलब कि जब भी फॉर एग्जांपल एक पेन है और मैंने उस पेन को हाथ लगाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए और वो मैसेज कहाँ लेकर गए, रिसेप्टर्स जो थे वो ब्रेन के पास लेकर गए कि हाँ इसने किसी चीज़ को टच किया। तो वो जो ब्रेन का एक्टिव हो जाना है ना, ब्रेन का एक्टिव हो जाना वो किसके थ्रू होता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट होते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, जो हमारा मैसेज गया है ब्रेन के पास गया है, उस मैसेज को रीड करना किसका काम होता है, इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है। देन फिर जो मैसेज वापस आता है, रिवर्स होकर आता है, वो किसका थ्रू आता है, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कैंडल है, कैंडल जल रही है और मेरी फिंगर जो है वो कैंडल की फायर के ऊपर टच हुई है, तो जब टच हुई है तो रिसेप्टर्स जो थे वो जल्दी से ब्रेन के पास मैसेज लेके गए कि हाँ मुझे कोई चीज़ टच हुई है, ठीक है, कोई अनयूजुअल वर्क हुआ है, मेरा हाथ किसी के ऊपर टच हुआ है, तो ये लेकर गए, कौन लेकर गए, सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए। देन फिर जो ब्रेन था उसने मैसेज रीड किया, ठीक है, और मुझे बताया कि जो मेरा हाथ है वो एक मतलब किसी चीज़ के ऊपर लग गया और वो डेंजरस है, मुझे वहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए, ठीक है। सो जो फिर मैसेज मेरे पास वापस लेकर आएगा, जो ब्रेन जो इंटर न्यूरॉन से उसने सिर्फ मैसेज रीड किया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपना मोटर न्यूरॉन्स मेरे पास मैसेज वापस लेकर आते हैं कि दिस इज़ डेंजरस फॉर मी, ये मेरे लिए डेंजरस है और मुझे यहाँ से हाथ हटाना है वरना तो ये क्या होगा, बर्न हो जाएगी मेरी फिंगर। सो मैं फ़ौरन वहाँ से हाथ हटा लेती हूँ, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। अब आप देखें एक कैंडल को टच करना और फिर उससे फ़ौरन हाथ हटा लेना, कितने सेकंड लगते हैं इसमें, जस्ट 4 से 5 सेकंड्स लगेंगे ना, कि मैंने फिंगर उसको टच की और फिर मैंने वहाँ से फ़ौरन हटा ली। तो देखें अल्लाह पाक जो है उन्होंने किस तरह से हमारी बॉडी का निज़ाम रखा है कि मैसेज गया, ब्रेन ने रीड भी किया और हमें मैसेज किया कि दोबारा वापस आ जाओ, ठीक है, और हमने फ़ौरन वहाँ से हाथ भी हटा लिया। तो जो अल्लाह पाक है ना, उन्होंने हमारा निज़ाम बहुत मतलब बेहतरीन बनाया है, बेहतरीन बनाया। और इंसान तो वैसे भी जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सो हमें जो है वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर वक्त हर दम, कि उसने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, ठीक है। और सबसे बड़ी उसकी नेमत है कि उसने हमें बिल्कुल सही सलामत पैदा किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा टॉपिक। ये देखें, ये हमारे पास होते हैं न्यूरॉन सेल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। इसका फिर इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है डेंड्राइड और दूसरा होता है एक्साइन। सो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये जितना आपको सिंपल लग रहा है स्ट्रक्चर इसका इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बट इसको आप इंशाल्लाह अपने स्टडी करेंगे, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में स्टडी करेंगे। सो नो नीड अबाउट टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं रही यहाँ पर। आप इसको फर्दर क्लासेस के अंदर इन डिटेल स्टडी करेंगे जब आपको ज़रूरत पेश आएगी इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा अबाउट एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ये एक डायग्राम
जिसके अंदर सारे टिश्यूज़ कनेक्टिव हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड वगैरह, ठीक है। ये सारे टिश्यूज़ क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। ये सारे टिश्यूज़ किसके होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। एनिमल्स, मतलब एनिमल्स भी ह्यूमंस होते हैं ना, सो ये एनिमल्स के अंदर होते हैं या ह्यूमन बॉडी, एक ही बात है, वहाँ पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो है वो एनिमल टिश्यूज़ एंड हुआ फ्रॉम चैप्टर 4th 9th क्लास बायोलॉजी। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सो हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आए, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी ज़रूर दूँगी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।